जाएगा एल का बी। हाँ, इसमें क्या होगा, m का 1 हो जाएगा, मतलब a का 1 हो जाएगा, सॉरी a का तो 0 होगा, a हमेशा m का पावर को बोलते हैं। देखो m का पावर a आता है, l का पावर b आता है, t का पावर c आता है। m मतलब मास, यहाँ तो मास है ही नहीं, इसलिए a का कोई मतलब नहीं है, मतलब a 0 है। b मतलब लेंथ का पावर, तो लेंथ का पावर यानी मीटर का पावर, मीटर का पावर 1 है। c का पावर 1 यानी टाइम का पावर, c -2 है। -2। तो पहला सिस्टम से आप n1 निकाल लिए, u1 निकाल लिए, abc निकाल लिए, ठीक। अब दूसरे सिस्टम में आते हैं। दूसरे सिस्टम में नंबर को n2 बोलेंगे, और दूसरे सिस्टम में जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, u1 बोलेंगे, ठीक है। ये भी abc का मतलब सेम होगा, a मतलब सेम होगा, ठीक है। अब देखो इसको है ना, तो इसको देखते हो आप समझ सकते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, क्या G1 G2 अलग होगा कि एक ही होगा, G1 बराबर G2 होगा कि नहीं? होगा। है ना। अगर मान लो बैकग्राउंड में कुछ आवाज है तो आप लोग ऑडियो म्यूट कर दीजिए, है ना। अगर मान लो घर में कुछ बातचीत हो रहा तो म्यूट कर दीजिए, बढ़िया रहता है वो। दोनों सेम है। अरे हम वही बात है, 9.8 बोले, हम बोले कोई चीज 9.8 मीटर से सिलेक्ट कर रहा है, या बोले कि 980 से, मतलब तो सेम ही ना है, बस वैल्यू का अंतर है। तो G1 तो G2 के बराबर ही होगा। आपको कल बताए भी थे कि 1 किलो आलू लीजिए चाहे 1000 ग्राम आलू लीजिए, मतलब सेम है, बस यूनिट का अंतर है। सिस्टम वाले अलग है, ये 1 है ये 2 है, लेकिन वैल्यू तो सेम है। तो जब G1 बराबर G2 है तो N1 U1 बराबर क्या होगा, N2 U2 N2 U2। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और बात, यहाँ पर देखो U1 को हम क्या लिख रहे हैं, U1 बराबर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C, यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आखिर U1 है वो M और S का मतलब, M मतलब लेंथ, हमको क्या चाहिए, एक यूनिट मास का चाहिए, एक लेंथ का चाहिए, एक टाइम का चाहिए, और U1 वही चीज दिखाता है, डिराइव्ड यूनिट वही चीज दिखाता है, और साथ में क्या चाहिए, ABC चाहिए। तो यदि हम M का पावर A कर दे, L का पावर B कर दे, T का पावर C कर दे, तो ये पूरे पूरे किसको दिखाएगा, U1 को। ये चीज अगर नहीं समझ में फिर से बताएंगे। और U2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, M2 का M2 पावर L2 और T2 M2 L2 का M2A पावर L2 B, B T2 का पावर C। चलो नहीं T समझ to the power C। नहीं समझ में आ रहा, चलो यहाँ दिखाते हैं। यहाँ इसको देख के बताओ U1 क्या है, हमको बताओ। इसको देखते हो क्या पता चला, U1 क्या है, M है और S-2, यही ना U1 है। यस सर। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ मास तो है नहीं। अगर इसको हम MLT के फॉर्म में लिखना चाहें तो मास तो है नहीं, मास या बोलो मास का तो यूनिट है नहीं, तो M का पावर 0 हो जाएगा। ये मीटर है मतलब लेंथ है, लेंथ का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ S है मतलब टाइम है, टाइम का पावर -2 है। यहाँ पर हम 0 1 -2 क्यों लिख पाए, क्योंकि हमको पता था कि इसका यूनिट हमको लिखना है। लेकिन ये तो जनरलाइज हम लिख रहे हैं ना, मान लो हमको नहीं पता कि किसके लिए MLT है और ABC क्या है, हम तो जनरल यही नहीं लिखेंगे। यस तो वही होता है, सर। मास के फंडामेंटल का पावर A, लेंथ के फंडामेंटल का पावर B। जैसे यहाँ मास का फंडामेंटल का तो है ही नहीं वैल्यू, इसलिए पावर 0 हो गया। यहाँ लेंथ का फंडामेंटल मीटर होता है, लेंथ का फंडा, यहाँ क्या लिखे फंडामेंटल यूनिट किसका, लेंथ का फंडामेंटल, तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर की जगह L हो गया, टाइम की जगह T, है ना। तो हमको नहीं लगता इसमें समझने में कोई दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या किए हैं, इसको चलो मिटाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी हम प्रूफ किए कि n1 u1 हमेशा किसके बराबर होगा, n2 u2 का। एग्जाम्पल लेते हैं, हम प्रूफ किए अभी। तो आप देख सकते हैं n1 u1 किसके बराबर लिख दें, n2 u2 के बराबर। तो n1 को हम रहने दें अपने जगह पर, u1 के जगह आप ये लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं यही u1 के बराबर होता है, m1 पावर Yes, a l1 पावर b t1 पावर c। यहाँ m1 l1 t1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको पता ही नहीं है कि यूनिट कौन सा है, किस सिस्टम का यूनिट रहता है तो पता, n1 का वैल्यू पता रहता है, m1 l1 t1 का वैल्यू पता रहता है। वैसे m2 का रख दिए। अब देखो n2 को यहाँ रख दिए, n1 को यहाँ रख दिए, ये पूरा पोर्शन से ले जाके इसको डिवाइड कर दिए। n2 की तरफ, n2 को एक तरफ रख के जब इससे आप पूरे को डिवाइड करिएगा तो n1 दिस बाय ये पार्ट नीचे आ जाएगा, इसका आएगा, yes, sir. आएगा Yes, ना, sir. आएगा ही। तो जब इससे आप पूरे को डिवाइड करिएगा, मतलब एक स्टेप इसमें छुड़ा हुआ है, इसको देखो ये हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये m2 आ जाएगा, l2 आ जाएगा, t2 आ जाएगा, पावर a आ जाएगा, पावर b आ जाएगा, पावर c आ जाएगा। सी आ जाए। C आ जाएगा। अच्छा चलो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मान लो a है, a का स्क्वायर है, अब बाई b का स्क्वायर, इसको क्या हम a बाई b का होल स्क्वायर कर सकते हैं? जी सर। Yes, sir. यस सर। वहीं पर है, यहाँ a के जगह m1 है जिसका पावर a है, यहाँ b के जगह m2 है जिसका पावर a है। तो जब दोनों का पावर सेम है तो दोनों को m1 बाई m2 का पावर a है, ऐसा जैसे यहाँ a बाई b यस सर। वैसे l1 का पावर l2 का पावर तो l1 बाई l2 का पावर b, t1 बाई t2 का पावर c। ठीक है, ये मेरा मेन फॉर्मूला आ गया। यानी क्या है, देखो समझो, यानी आप क्या करिएगा, जैसे मान लो सिस्टम 1 में G1 था, सिस्टम 2 था, यहाँ पर मान लो 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पर इसका वैल्यू होता था CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था, सपोज करो। यस सर। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या करेगा ना, ये इसको हाइड कर देगा, ये चीज आपसे पूछेगा, आपसे बोलेगा कि किसी का बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट कर दीजिए आप, जिसका बैकग्राउंड ज्यादा आवाज उसको म्यूट कर दीजिए क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है, बात सुनने में दिक्कत होगी। अब बात सुनिए, दिक्कत होगा तब अपना रिकॉर्डिंग अनम्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन रहेगा ये कि एक सिस्टम में जी का वैल्यू इतना है, आप इसको बदलिए सीजीएस में, तो सीजीएस में कितना होता है आपको नहीं पता, मतलब आपको n2 का आता पता नहीं है, आपको इतना पता है कि मीटर सेंटीमीटर में बदलेगा और टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको बताना क्या है, आपको n2 का मान बताना है। सिस्टम 1 में n1 आपको पता रहेगा जो कि 9.8 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ बगल में। आपको निकालना है n2, दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है n2 क्या होगा, है ना, दूसरे सिस्टम में वैल्यू पूछ रहा है इसका, G1 का। आपके पास आंसर है लेकिन हम देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। n2 बोलता है m1 मतलब पहला सिस्टम में मास का यूनिट, तो पहला सिस्टम में मास का यूनिट कुछ है यहाँ? No, No, sir. sir. तो मास का कोई यूनिट है ही नहीं तो आप m1 लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा, m2 लिखिएगा, जैसा था वैसे ही लिखिएगा। बस आप दिमाग ये लगाइएगा क्योंकि m1 m2 है ही नहीं तो a भी नहीं होगा। इस इक्वेशन को देखते हो पहले हमको ये बताइए a कितना है, b कितना है और c कितना है, बताइए। A0, A B1, 0 है sir. a0 B1 और C -2. c माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए एक कहानी तो खत्म।
अब हो गया L1/L2, लेकिन L1 L2 तो दिया हुआ, तो पहला में L1 मतलब फंडामेंटल यूनिट, L1 मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ क्या दिया हुआ, मीटर दिया हुआ है। मीटर। आप जिसमें जाना चाह रहे हो उसका क्या होगा, आप जानते हैं वो क्या होगा, सेंटीमीटर। इन दोनों का आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। क्या चाहिए, बोलिए बोलिए। कौन, अंकित? आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। तो नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप दोबारा उसको देख सकें। प्रॉब्लम होगा, ये हम बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद भी रहता है दिक्कत। अब देखिए बी का पावर कितना है, 1 है। अब यहाँ T1 T2 है, तो दोनों में सेकेंड ही है, सेकेंड सेकेंड। और सी यानी सबका पावर कितना, -2। अच्छा, एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो खत्म हो गया, 1 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको फाइनली सबको किस में लाना, सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है ना। तो ऊपर मीटर की जगह क्या करिए, कुछ नहीं मतलब एक यहाँ है, कुछ नहीं मतलब यहाँ एक है, तो इसको कर दीजिए 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का पावर 1 1 बाई, बाकी है सेकेंड बाई सेकेंड का पावर -2। अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप बहुत सिंपल अब होने जा रहा है, सेंटीमीटर कट जाएगा, इनटू कितना आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 का पावर 1 100 रह जाएगा, यस सर। ठीक है। और S/S ये भी तो कट के 1 हो जाएगा ना, 1 का पावर -2 1 हो जाएगा, अब SS कट के 1 हो जाएगा, 1 का पावर -2 1 ही होता है, ठीक है। देखो एक और चीज यहाँ छूट रहा है, N1, यहाँ N1 रखना था, N1 हम लगातार छोड़ते आ रहे हैं, N1 होगा, यहाँ N1 होगा। अब अगला स्टेप में N1 का वैल्यू रख दीजिए, N1 का वैल्यू कितना है 9.8 9.8 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 1 मतलब इंटू 100 खाली बचेगा, यस सर। कितना हो जाएगा 9 980 तो कमाल, सेंटीमीटर। मैच किया। यस सर। यस और आपको जब ये बोल देगा CGS ना, ये चीज आपको निकाला नहीं जाता, ये आपको पता होना चाहिए भाई, जिसको यही नहीं पता कि CGS में क्या होता है तब तो ये भी नहीं कर पाएगा। बात समझे, मेरे कहानी क्लियर हुआ। तो मेन है N2 Yes, निकालना, और N2 निकालने के लिए आपको पहले इस फॉर्मेट में सेट करना होगा, और इस फॉर्मेट में सेट होने से पहले आपको M1 L1 T1 M1 L1 T1 M2 L2 T2 A B C सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुरंत एग्जांपल लेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल थोड़ा टफ का लेते हैं, तो आसान वाला है, चलो यही वाला किया जाए हम लोग, इसी को करते हैं। ये आप लोग, ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम बताए थे जनरल सिस्टम से, जनरल तरीके से चेंज करना सिखाए थे ना। यस सर। तो देखिए यहाँ दिया Yes, sir. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो चलिए इस इक्वेशन पर सब लोग ध्यान देंगे। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। देखिए कितने लोग हैं यहाँ, राजा खान हमको बताएगा। राजा खान, इसको देखते हुए बताओ कि इसमें M1 कितना है, इसमें L1 कितना है, इसमें T1 कितना है, और साथ ही साथ हमको ये बताइए कि इसमें A क्या है, B क्या है, और इसमें C क्या है। चलिए राजा खान बताइए, इसमें M1 कितना है, M1 1 M1 1 कैसे बोल दिए आप, न्यूटन है सर। हाँ गलती कर दी आप, न्यूटन क्या फंडामेंटल है, M1 मतलब ये पूछ रहा है कि इस पूरे में केजी का कितना है, पूरे में। आप यहां से M1 L1 T1 नहीं सोचिएगा, M1 मतलब मास का, L1 मतलब लेंथ का, T1 मतलब टाइम का। तो आप ये डायरेक्ट यहां से नहीं देख सकते हैं, आपको और इसको तोड़ना पड़ेगा। आप पहले न्यूटन को तोड़िए, किसमें देखिए तोड़ा हुआ, केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। और बाकी मीटर स्क्वायर को रहने दो और केजी स्क्वायर को रहने दो। एक स्टेप और सॉल्व करो, यहाँ केजी का पावर 1, केजी का पावर -2 आ जाएगा केजी -1, मीटर का पावर 1, मीटर का पावर 2, मीटर क्यू S-3। तो आपको इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा, यहां से आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको पहले इस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। आपको Yes, sir. ऐसा करना होगा कि ये फंडामेंटल में टूट जाए। अब यहीं पर मत सोचने लगेगा सर यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो केजी का 1, नहीं नहीं नहीं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए ना, एकदम सिंपलेस्ट रूप में ले आइए, उसके बाद सॉल्व करिए। अब इसको यहां से मिलाइए, अब आप देखते हो आराम से बता सकते हैं। अब बताइए राजा खान, बताइए मास का क्या है यहाँ, फंडामेंटल फंडामेंटल केजी, केजी केजी, केजी। मतलब फंडामेंटल यूनिट पूछ रहा है मास का। इसमें फंडामेंटल यूनिट लेंथ का क्या है, मीटर है। मीटर। फंडामेंटल यूनिट टाइम क्या क्या है, सेकंड। ठीक है। चलिए आपका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए विवेक कुमार कुशवाहा। विवेक माइक ऑन करिए। अरे ऑन कर कहाँ चल जाता है तू लोग। विवेक सुनता ही नहीं बात। खैर एनीवे, चलो कीर्ति बताओ। कृतिक कुमारी चलो बताओ। एक का होगा -2, एक का होगा -2, एक का -2 कैसे होगा जी, कहाँ से देख रही है तू? -1 होगा, -1 होगा ना। अरे ए का मतलब केजी का, हाँ सर, -1 बी का, सी का, -2। चलिए M1 M2 सब निकल गया। अब हमको, अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा लोग। अब हमको लोग बताइएगा M2 L2 T2 इसका मान क्या होगा, हमको जाना है CGS में, ठीक है। अब जिसे पूछेंगे वही बताएगी, हमको बताएगी खुशबू कुमारी। यस सर। चलिए बताइए M2 क्या होगा। सर ग्राम जी। L2 सी। खाली C कि सेंटीमीटर, वही सर, सेंटीमीटर। और T2 सेकंड। चलो N1 कितना होगा जी, खुशबू बताएगी। N1 का वैल्यू कितना है। सर M1 L1 L2 यही ना होगा सर। N1 मतलब हम नंबर पूछ रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को N1 बोलते हैं। इस इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 6.67 खाली 6.67। नहीं सर, गुना 10⁻⁻11। हाँ ये पूरा आएगा, ठीक है। तो N1 पता चल गया, M1 पता चल गया, L1 T1 A B C M2 L2 T2 सब पता चल गया। तो जब सब पता कर लिए तब कुछ करने को रहा क्या। अब सीधे इक्वेशन, यही ना इक्वेशन होता है N2 का, N2 बराबर N1 M1 बाय M2। चलो वापस सारा रिजल्ट लाते हैं। चलो मिटाते हैं, इधर में मिटा देते हैं। हमको जिस सिस्टम में जाना है उसके लिए N2 पहले निकालते हैं। N2 बराबर N1, N1 कितना है दिया हुआ 6.67 10⁻11, M1 यानी केजी, M2 यानी ग्राम का पावर A यानी -1, L1 यानी मीटर, L2 यानी सेंटीमीटर का पावर B यानी 3। अरे B की जगह 3, यहां से देख लो दोनों मिला के, ये सेकंड -2, सेकंड कैंसिल, तो डायरेक्ट कट गया 1 बचा,
लेकिन मीटर को कैंसिल करने से पहले आपको ये कुछ नहीं मतलब 1 है, आपको बार बार बोलते हैं कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 kg मतलब 10⁻³ ग्राम। आप ग्राम ग्राम कैंसिल करो, आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करो, यहाँ 10⁻³ का पावर -1, इसको समझना ये पार्ट को, ये 10⁻³ का पावर -1 होगा, और जब ये 10⁻³ का पावर -1 होगा तो जब ये ब्रैकेट हटाइएगा तो ये 3 × -1 होगा, 3 × -1 और 10⁻³ ये आ जाएगा। यहाँ 10 का पावर 2 और ऊपर 3, जब ब्रैकेट हटाओगे तो इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 यहाँ से हटेगा तो 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, अरे 1 का पावर -2, तो 1 का पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 20 कुछ भी रखो, 1 ही आता, तो सॉल्व कर दो। 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 में से 6 घटा दो, है ना आसान। यस सर। Yes, sir. अब देखिए ये सब तो डायमेंशन का यूज हुआ, डायमेंशन का 3 यूज हम लोग पढ़े। पहला यूज पढ़े कि हम इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं, दूसरा यूज पढ़े कि हम लोग इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, और तीसरा यूज पढ़े कि हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कमी भी है। Conversion of unit. अब इसका कमी देखो, 4 यहाँ पर कमी बताया गया है। हम लोग सबसे नीचे वाले से शुरुआत करते हैं, चाहे ऊपर से शुरू करते हैं, चलो पहला से। It cannot be used to find the value of constant appearing in the physical relation. आप याद करो T = K√L/G फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, ये फॉर्मूला डिराइव किए थे डायमेंशन का यूज करके। हाँ ना, कुछ नहीं बोलता जी। यस सर। ये फॉर्मूला हम डिराइव किए थे। अच्छा, आप लोग को इसका रियल फॉर्मूला पता है, K का जगह यहाँ 2π होता है, पता है? यस सर। टाइम पीरियड का मेन Yes, sir. 2π/L/G, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस में K की वैल्यू हम नहीं जान सकते। डायमेंशन एनालिसिस से हम फॉर्मूला जरूर डिराइव कर सकते हैं। तुम देखो, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ये हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो डिराइव किया था, लेकिन K का वैल्यू, तो कोई भी फॉर्मूला ये डिराइव करता है, लेकिन K का वैल्यू क्या होगा ये नहीं पता। कांस्टेंट जो अपीयर करता है किसी फिजिकल रिलेशन में, एक फिजिकल रिलेशन, जैसे यही मान लो, ये जो था F = हम फॉर्मूला डिराइव किए थे mv²/r, याद करो ये भी फॉर्मूला डिराइव किए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला Yes, sir. यहाँ भी एक कांस्टेंट आया था K, रियल में कांस्टेंट इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू ये नहीं बता सकता, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। डायमेंशन एनालिसिस का ये सबसे बड़ा कमी रहा। पहला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर। अभी तक जितना हम लोग पढ़े सब में 3 पर ही डिपेंडेंट था, अब इसको समझना पड़ेगा। वापस आते हैं हम लोग, ये देखो ये बहुत पीछे भाग गया है। इसी के बाद था ये, देखो फॉर्मूला डिराइव करना था, यहां पर T कितने चीज पर डिपेंड था, मास पे, लेंथ पे और G पर, 3 ही चीज था। अगर T Yes, sir. चौथा पर डिपेंडेंट आप लीजिएगा, मान लो मास, लेंथ, टाइम के जगह बाद भी कोई चौथा चीज यहाँ होता, है ना? मान लो टेम्परेचर रहता, कि भाई टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, D रहता है, T⁻D, तो ये रिलेशन जो आना चाहिए वो रिलेशन ये डिराइव नहीं कर सकता है। नहीं कर पाए। हाँ, इसके लिए तीन चीज ही होना चाहिए, 3 से ऊपर का आप नहीं डिराइव कर पाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर F किस पे किससे डिपेंड का, मास पे, लेंथ पे, वेलोसिटी पे। अगर यहाँ पर चौथा कोई चीज पे डिपेंडेंट रहता तो रिलेशन नहीं निकाल पाते। तो ये कमी है, इसका बहुत बड़ा कमी है कि 3 से ऊपर जहां जाएंगे डिपेंडेंट तो ये रिलेशन उसका डिराइव नहीं कर सकता है। ठीक है, Yes, sir. अगला देखो, it cannot be used to derive the physical relation involving exponential, trigonometric and logarithmic
फंक्शन। ठीक है, जैसे बहुत सारे इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसमें कि एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन आता है। जैसे मान लो एक रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। Yes, sir. हाँ, तो इस फॉर्मूले को आप डिराइव नहीं कर सकते हैं, जबकि ये भी एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को आप चाहें तो जहां भी लोग लॉग आ गया, एक्सपोनेंशियल मतलब ई का पावर समथिंग आ गया, ई का पावर एक्स आ गया, एक्स पावर आ गया, तो आप डिराइव नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कमी है किसके लिए? डायमेंशनलिसिस के लिए। नेक्स्ट देखो, एक और बात, जैसे हमको ये बताओ तो तुम लोग देख के बता सकते हो ये क्वेश्चन गलत है कि सही है? एस इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर। No, सर गलत है है। सर, हाफ होगा। हाफ होगा। हाफ 80 स्क्वायर होगा। अगर हम हाफ पर डायमेंशन डायमेंशनलिसिस कहता है कि इसका डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हर एक टर्म का डायमेंशन यदि सेम है तो इक्वेशन सही है। आप देखोगे इसका डायमेंशन एल आएगा, इसको सॉल्व करोगे इसका भी एल आएगा, इसको सॉल्व करोगे इसका भी एल आएगा। तो डायमेंशनलिसिस तो कहता है कि भाई ये इक्वेशन सही होना चाहिए क्योंकि सबका डायमेंशन सेम आ रहा, जबकि यहाँ 1/2 होना चाहिए था। फिर से वही बात है, चूंकि ये कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको ये पकड़ नहीं पाता। कौन नहीं पकड़ पाता है? डायमेंशन। डायमेंशन एनालिसिस का ये हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? डायमेंशन एनालिसिस का एक खराबी है कि हम लोग कांस्टेंट मतलब कहने का मतलब कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, ये तो करेक्ट है क्योंकि इसका भी एल डायमेंशन आएगा, इसको सॉल्व करोगे एल आएगा, एल आएगा। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का मतलब नहीं है कि वो सही होगा ही। ये इक्वेशन सही है इसका मतलब जरूरी नहीं कि सही हो, कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन कोई इक्वेशन कहता है कि 100% सही है तो डायमेंशनली करेक्ट होना उसका जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 खराबी रहा, ये चारों खराबी आप लोग याद रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर पढ़ेंगे। ठीक है, एरर आप लोग को अब कितना क्लास लगेगा? रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, हमको लगता है कि सैटरडे तक खत्म हो जाएगा आपको चैप्टर। और यदि सैटरडे सर हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं बोलिए। सर जो ऑलिक एसिड वाला था वो वाला बता दीजिए ना, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर वाला। ऑलिक एसिड हम कहाँ कुछ पढ़ाए थे? केमिस्ट्री वाला पूछ लिया क्या तुम? नहीं सर, फिजिक्स वाला है फिजिक्स में जो कहाँ? बहुत छोटा एटम्स या मॉलिक्यूल्स का आप है सर। रुकिए, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, पूछो। टॉपिक है ना, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, उसमें है सर। अच्छा अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट पूछ रही है। सर एक टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, उसी में है सर ये ऑलिक एसिड वाला। अमाउंट इसमें निकालना रहता है वो। ऑलिक एसिड का? यस सर। देखो क्वेश्चन पूछ रहा था तो लोग पूछता कुछ ये बोलते लिख के हमको भेज दो। चल लिख के। सर वो टॉपिक समझा दीजिए ना। तो टॉपिक क्या उसको हाँ लिख, सर। ऑलिक एसिड है क्या है, कहाँ तुम टॉपिक कहाँ पढ़े हो इसको? सर